10 बड़े नेता जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। आखिर वजह क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं सुनील जाखड़ जी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता। पार्टी के लिए दशकों तक पसीना बहाया, जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा किया। जब पंजाब में कैप्टन साहब को हटाया गया तो मुख्यमंत्री पद की रेस में सुनील जाखड़ जी का नाम सबसे ऊपर था। 42 से ज़्यादा विधायकों का खुला समर्थन उनके पास था, लेकिन दिल्ली आलाकमान ने ऐसा अजीब राजनीतिक गणित बिठाया कि बहुमत वाले नेता को दरकिनार कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने इस पर अपनी आवाज़ उठाई तो अपनी ही पार्टी में उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया गया। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी पार्टी के झंडे को उठाने में लगा दी, उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। आत्मसम्मान पर ऐसी चोटें लगी कि सुनील जाखड़ जी ने साफ बोल दिया, गुड बाय और गुड लक कांग्रेस। बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, जब घर का मालिक ही वफादारों की बलि चढ़ाकर चाटुकारों को शाबाशी देने लगे तो स्वाभिमानी इंसान वहां एक सेकंड भी नहीं रुकता। वैसे ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे एक ऐसे कर्तव्य नेता का नाम आने वाला है जिन्होंने 46 साल पुराना अटूट रिश्ता पलक झपकते ही तोड़ दिया। नंबर 9 पर आते हैं अश्विनी कुमार जी। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और करीब 46 सालों तक कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही। 46 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता दोस्तों, इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाती है। जब देश में कांग्रेस का डंका बजता था, तब से लेकर पार्टी के अर्श से फर्श तक पहुंचने तक अश्विनी कुमार जी चट्टान की तरह डटे रहे। लेकिन 2022 में उन्होंने अचानक इस्तीफा देकर पूरी दिल्ली की राजनीति को चौंका दिया। उनके इस्तीफे की बजाय सिर्फ एक शब्द थी, आत्मसम्मान। उन्होंने अपने खत में साफ साफ लिखा कि अब पार्टी का माहौल ऐसा हो चुका है कि कोई भी स्वाभिमानी नेता अपनी गरिमा के साथ यहाँ काम नहीं कर सकता। जब नीतियाँ बंद कमरों में चाटुकार तय करने लगे तो पढ़े लिखे और अनुभवी नेताओं की पूंछ खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, अगला नाम तो उस कानूनी महारथी का है जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत में तो कांग्रेस को दर्जनों बार बचाया, लेकिन पार्टी के अंदर अपने सम्मान नहीं बचा पाए। नंबर 8 पर आते हैं कपिल सिब्बल जी। देश के सबसे नामी वकीलों में से एक और कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक। जब भी पार्टी पर कोई कानूनी या राजनीतिक मुसीबत आती, कपिल सिब्बल जी डाल बनकर अपने सबसे आगे खड़े हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने पार्टी को गर्त में जाते देखा और गिरते गिराव को संभालने के लिए आंतरिक चुनाव की मांग करी तो आलाकमान ने यह बात हजम नहीं कर पाई। वे G23 समूह का हिस्सा बने ताकि पार्टी में सुधार हो सके, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? जो नेता पार्टी का सबसे बड़ा बौद्धिक चेहरा हुआ करता था, उसी के घर के बाहर कार्यकर्ताओं को भेजकर विरोध प्रदर्शन कराए गए, गाड़ियां तोड़ी गई। कपिल सिब्बल जी ने समझ लिया कि इस माहौल में सच बोलने की सजा सिर्फ और सिर्फ अपमान है। उन्होंने बिना किसी ढोल नगाड़े के पार्टी को अलविदा कह दिया और निर्दलीय राह चुन ली। सोचे, अगर किसी बेटे को उसके पिता की दुखद मौत के बाद समर्थकों से मिलने से भी दिल्ली का हुक्म रोक दे तो उस बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी। नंबर 7 की कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। नंबर 7 पर आते हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी जी के बेटे। जब एक दर्दनाक हवाई हादसे में उनके पिता का निधन हुआ तो पूरा आंध्र प्रदेश शोक में डूब गया था। YS जगन मोहन रेड्डी जी अपने पिता के गमगीन समर्थकों के आंसू पहुंचने के लिए ओडारपू यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में बैठे आलाकमान को इसमें अपना खतरा नजर आया। उन्हें डर लगा कि कहीं जगन इतने लोकप्रिय ना हो जाए कि दिल्ली का रिमोट कंट्रोल फेल हो जाए। आलाकमान ने यात्रा पर सख्त रोक लगा दी। बेटे ने साफ कह दिया कि यह मेरे दिवंगत पिता की याद और राज्य की जनता के स्वाभिमान का सवाल है। आदेश को ठुकराया गया और जगन जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने YSRCP बनाई और आंध्र प्रदेश से कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ किया कि आज तक वहां कांग्रेस को एक सीट नसीब तक नहीं होती है। लेकिन आगे जिस मराठा क्षत्रप का नाम है, उन्होंने तो सीधे दिल्ली की गद्दी के दावेदार को ही चुनौती दे डाली थी। नंबर 6 पर आते हैं शरद पवार जी। 1999 का दौर था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के सपने देख रही थी। उसी वक्त सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा। शरद पवार जी, PA संगमा जी और तारिक अनवर जी ने पार्टी फोरम पर यह सवाल उठाया कि देश का नेतृत्व स्वदेशी हाथों में होना चाहिए। यह राष्ट्र के स्वाभिमान और खुद के राजनीतिक सिद्धांतों की बात थी। लेकिन चाटुकारिता के दौर में सिद्धांतों की जगह कहाँ होती है
नतीजा यह हुआ कि शरद पवार जी जैसे कद्दावर और अनुगामी नेता को रातों रात पार्टी से बाहर फेंक दिया गया। पवार साहब ने भी झुकने के बजाय अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई और महाराष्ट्र में कांग्रेस को अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया। और अब नंबर 5 पर जो नाम आ रहा है, उस महिला नेता ने तो बंगाल में कांग्रेस का नामो निशान ही मिटा दिया। नंबर 5 पर आती है ममता बनर्जी जी। बात 1997 की है। बंगाल में वामपंथियों का आक्रामक और हिंसक राज था। कांग्रेस के कार्यकर्ता रोज सड़कों पर मार खा रहे थे। ममता बनर्जी जी सड़कों पर उतर कर डंडे खा रही थी और कम्युनिस्टों से सीधी टक्कर ले रही थी। लेकिन दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व सीपीआईएम के साथ अंदरूनी साठगांठ और सुस्त रवैया अपनाए हुए था। जब ममता जी ने आलाकमान की शिकायतपूर्ण नीति पर सवाल उठाए और अपने कार्यकर्ताओं के खून का हिसाब मांगा तो उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। अपने आत्मसम्मान और बंगाल की जनता की आवाज के लिए उन्होंने कांग्रेस को लात मारी और तृणमूल कांग्रेस बनाई। आज का सच यह है कि बंगाल में ममता जी की तोती बोलती है और कांग्रेस वहां लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। नंबर 4 पर जो नाम है, उस युवा नेता ने तो अपनी ही पार्टी की चलती हुई सरकार गिराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। नंबर 4 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में दिन रात पसीना बहाकर रैलियां करके कांग्रेस की वापसी कराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें दूर रखा गया, चलिए मान लिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी सरकार से जनता के वादे पूरे करने को कहा तो उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। जब उन्होंने चेतावनी दी कि अगर घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं हुए तो वे सड़क पर उतरेंगे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अहंकार में भरकर बोल दिया कि उतर जाओ सड़क पर। बस फिर क्या था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वाभिमान पर चोट लगी थी। उन्होंने जवाब दिया कि आपने सड़क पर उतरने को कहा है, अब आपकी सरकारी सड़क पर आएगी। वे अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ बाहर निकले। कमलनाथ सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बन गया। लेकिन रुकिए, पंजाब के उस बब्बर और कैप्टन की कहानी तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, जिन्हें रात के अंधेरे में हटाने की साजिश रची गई थी। नंबर 3 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े और जनप्रिय चेहरे, पूर्व सैनिक और 2 बार के मुख्यमंत्री। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के साए के बाद पार्टी को अपने दम पर खड़े किया था। लेकिन दिल्ली आलाकमान ने अपने नए नवेले चहेतों को खुश करने के लिए कैप्टन साहब को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ आंतरिक गुटबाजी को हवा दी गई। उनसे बिना पूछे विधायकों की गुप्त बैठकें बुलाई जाने लगी। एक फौजी और 2 बार के मुख्यमंत्री के लिए यह सीधा अपमान था। कैप्टन साहब ने सीधे राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा और मीडिया के सामने गूंजती आवाज में कहा कि मुझे अपनी ही पार्टी में बार बार नीचा दिखाया गया, अपमानित किया गया, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी नई पार्टी बना ली। अब नंबर 2 पर जो नाम आ रहा है, उनकी एक मुलाकात की घटना ने तो पूरे पूर्वोत्तर से कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। नंबर 2 पर आते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी। असम और पूरे उत्तर पूर्व के सबसे बड़े रणनीतिकार। 2015 में जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम कांग्रेस की अंदरूनी समस्याओं और राज्य के विकास का महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर दिल्ली में राहुल गांधी जी से मिलने पहुंचे, तो वहां जो हुआ उसने भारतीय राजनीति का इतिहास बदल दिया। राहुल जी उनकी बात सुनने के बजाय अपने पालतू कुत्ते पीडी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। एक वरिष्ठ नेता के समय अनुभव और राज्य के गंभीर मुद्दों की ऐसी खिल्ली उड़ाना सीधे उनके आत्मसम्मान पर करारा प्रहार था। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने उसी पल फैसला कर लिया। उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा और कसम खाई कि पूरे पूर्वोत्तर से कांग्रेस को साफ कर देंगे। आज वे असम के मुख्यमंत्री हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो चुका है। और अब नंबर 1 पर वो दिग्गज है जिसने पूरे 5 पन्नों का ऐसा विस्फोटक इस्तीफा लिखा जिसने 24 अखबार रोड की दीवारों को हिलाकर रख दिया। नंबर 1 पर आते हैं गुलाम नबी आजाद जी। 50 सालों तक कांग्रेस की ईमानदारी से सेवा करने वाले सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक। इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर सोनिया गांधी जी के दौर तक पार्टी के हर संकट में भी सबसे आगे रहे। लेकिन जब पार्टी में अनुभव की जगह चाटुकारिता ने ले ली और गंभीर फैसलों का मजाक बनने लगा, तो गुलाम नबी आजाद जी का दम घुटने लगा। उन्होंने देखा कि पार्टी को चलाने वाले लोग जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुके हैं। जब उनके दिए गए सुधार के सुझावों को कचरे की टोकरी में फेंका गया
तो 2022 में उन्होंने 5 पन्नों की एक बेहद कड़वी चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि पार्टी के भीतर फैसले अब अनुभवी नेता नहीं बल्कि अनुभवहीन सलाहकार और सुरक्षा गार्ड ले रहे हैं। 50 साल का समर्पित करियर और अंत में मिला केवल अपमान। आजाद जी ने पार्टी छोड़कर साबित कर दिया कि जब बात गरिमा और आत्मसम्मान की आ जाए तो 10 को पुराना रिश्ता और सत्ता का मुंह भी छोड़ना पड़ता है।